हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकार जॉब न्यूज़। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या है इस वीडियो में। तो किस देश में सेना ने तख्ता पलट करके राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया है? विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया, तो संसदीय इतिहास में ये कौन सा अविश्वास प्रस्ताव है? नो कॉन्फिडेंस मोशन। केंद्र सरकार ने संसद में भारत की जनसंख्या कितनी बताई जो चीन से कम है? 2023 के पहले 6 महीने में कितने भारतीयों ने दूसरे देश में नागरिकता ले ली है, भारत को छोड़ दिया? नागालैंड की पहली महिला सांसद जिन्हें राज्यसभा की अध्यक्षता करने का मौका मिला है। किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर मैरिज पर प्रतिबंध लगा दिया है? और भी कई टॉपिक है इंपॉर्टेंट जिस पर चर्चा करेंगे हम लोग डिटेल में। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और पहला क्वेश्चन लेते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस अफ्रीकी देश में सेना ने यानी वहां की सेना ने जुलाई 2023 में तख्ता पलट करके राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया? आंसर होगा नाइजर। ठीक है, यहां नाइजीरिया मत समझना आप, क्या है? नाइजर है। ओके, एक बार मैप के थ्रू देखते हैं फिर आगे बात करेंगे इस पर। प्यारा भारत है अपना, और अब चलते हैं अफ्रीका की ओर। अफ्रीका में है ये नाइजर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रेड कलर का देख रहे हैं वो है। इसकी राजधानी है नियामी। क्या राजधानी? नियामी। मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। ओके, और पड़ोसी देश जो हैं वो यहाँ पर नाइजीरिया है, इधर चाड, लीबिया, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और बेनिन है। ठीक है, ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी इसकी सीमा चारों तरफ से ज़मीन से घिरी हुई है। कहीं बाहर जाना है, व्यापार करना है तो किसी न किसी देश से होकर जाना होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है, 27 जुलाई को सेना ने तख्ता पलट कर दिया। कुछ हथियारबंद सैनिक राष्ट्रपति भवन में घुसे और उस पर कब्जा कर लिया। और वहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बज़्म। क्या नाम है? मोहम्मद बज़्म। तो उनको सत्ता से हटाकर गिरफ्तार कर लिया, जेल में डाल दिया गया। देखिए, पिछले 3 साल में इधर पश्चिमी अफ्रीकी देश और मध्य अफ्रीकी देश में कई सारे तख्ता पलट हुए अलग अलग वक्त में। कौन कौन से एक बार वो भी देख लेते हैं, क्योंकि बड़ी घटना है। अफ्रीका में बहुत तेज़ी से ये तख्ता पलट, अंग्रेजी में कहते हैं कू, उसकी घटनाएं बढ़ रही हैं। ये चाड नाइजर का पड़ोसी है और यहाँ पर अप्रैल 2021 में तख्ता पलट हुआ था। माली में अगस्त 2000 में तख्ता पलट हुआ। बुर्किना फासो यहाँ पर जनवरी 2022 में तख्ता पलट हुआ। गिनी, ये वाला देश है गिनी, वहाँ सितंबर 2021 में तख्ता पलट हुआ। और ये है सूडान, यहाँ पर अप्रैल 2019 में ही तख्ता पलट हुआ था। और अब यहाँ पर गृह युद्ध का माहौल है। सेना और अर्धसैनिक बल यानी मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्स आपस में लड़ रहे हैं यहाँ, ठीक है, कब्जे के लिए। तो ये स्थिति है। इस तरफ के तमाम बहुत सारे देश वो सैन्य तख्ता पलट के चपेट में लगातार आ रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। और ये आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाला जो टॉपिक है ना एग्जामिनेशन में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो सेना ने क्या किया? सेना ने ये किया कि नेशनल टीवी पर आए। ओके, पहले तो राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया, राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया, फिर नेशनल टीवी है वहाँ का, वहाँ जाकर टीवी पर ऐलान कर दिया कि तख्ता पलट हो गया है, कू हो गया है। कर्नल अमादो अब्द माने इनका नाम है, बीच में बैठे हैं। इन्होंने कहा कि सत्ता से राष्ट्रपति को बेदखल कर दिया गया है और यही कहा कि बहुत हालात बिगड़ रहे थे नाइजर में और ख़राब शासन था, इसलिए हम राष्ट्रपति शासन को समाप्त करके सैन्य शासन ला रहे हैं। बॉर्डर को सील कर दिया गया है, कर्फ्यू लगा दिया गया है। जब भी कोई सेना किसी भी देश में जब सत्ता पर कब्जा करती है तो यही बोलती कि शासन खराब था, अर्थव्यवस्था खराब थी, ये सरकार या राष्ट्रपति जो है वो काम नहीं कर पा रही थी, इसलिए हमने ये कब्जा किया। ठीक है, अब क्या हुआ है, अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस ने राष्ट्रपति को सहायता पहुंचाने का ऐलान किया है, लेकिन कितना पहुंचता है पता नहीं। तो राष्ट्रपति का नाम क्या है? मोहम्मद बज़्म। क्या नाम है? मोहम्मद बज़्म। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो ये भारतीय संसद के इतिहास का कौन सा वहाँ अविश्वास प्रस्ताव है? आंसर होगा 28वां। ठीक है, तो पेश हो चुका है, मानसून सत्र चल रहा है और 26 दलों का जो एक गठबंधन है इंडिया, तो उसी की ओर से कांग्रेस के एक सांसद ने ये अविश्वास प्रस्ताव पेश किया लोकसभा अध्यक्ष के सामने। ठीक है, स्पीकर के सामने।
और लोकसभा अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। आज़ादी के बाद से ये 28वां अविश्वास प्रस्ताव है। ठीक, क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव? देखिए, जब लोकसभा में किसी विपक्षी पार्टी को ये लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या सदन में सरकार विश्वास खो चुकी है, तो वो अविश्वास प्रस्ताव लाती है कोई भी पार्टी, और इसे अंग्रेजी में कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। और संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। अर्थात मतलब ये हुआ कि सदन में बहुमत होने पर ही मंत्रिपरिषद बनी रह सकती है, ये भी लिखा हुआ। और इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। तो अभी पेश हुआ है और अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। अब इस पर क्या होगा? इस पर चर्चा होगी और वोटिंग होगी। वोटिंग में अगर अविश्वास प्रस्ताव गिर जाता है, यानी कम वोट मिलता है, तो सरकार बनी रहती है, और अगर अविश्वास प्रस्ताव में बहुमत हो जाएगा तो फिर सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति जो है उसमें मोदी सरकार के पास इतने सांसद हैं लोकसभा में कि वो आसानी से अपनी जीत दर्ज कर पाएगी इस वोटिंग के दौरान। ठीक, तो लोकसभा के कानूनी नियमों में अविश्वास प्रस्ताव जो है उसकी बड़ी अहमियत होती है। लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली है, उसमें इसके बारे में है कि सदन जो है ना उसको, मतलब सदन में मंत्रिपरिषद को ये बताना होता है कि उसके पास बहुमत है, विश्वास है। तो कैसे होता है? इसके तहत ये होता है कि जो भी सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहता है वो स्पीकर के बुलाने पर सदन से अनुमति मांगता है। ठीक है, नियम के अनुसार प्रस्तावक को लिखित सूचना देनी होती है सुबह 10 बजे तक लोकसभा सेक्रेटेरिएट को, और उसमें 50 सांसदों का समर्थन हासिल होना होता है। मतलब उस लेटर पर साइन होना चाहिए 50 सांसदों का, और स्पीकर की अनुमति मिलने के बाद चर्चा के लिए 1 या 2 दिन का वक्त होता है, और उसमें प्रधानमंत्री को भी वक्तव्य देना होता है, और उसके बाद फिर वोटिंग कराई जाती है। और जो प्रस्ताव होता है बस एक ही लाइन का होता है कि हम इस सरकार के प्रति विश्वास नहीं रखते हैं, और फिर अविश्वास प्रस्ताव पेश हो जाता है। ठीक, वोटिंग होता है। वोटिंग में जो जीता, अगर प्रस्ताव गिर गया तो सरकार बनी रहेगी, और प्रस्ताव नहीं गिरा, यानी प्रस्ताव के पक्ष में ज़्यादा वोट मिला, तो सरकार गिर जाती है। ठीक है, तो ये पूरा पॉइंट है। अब आपके मन में सवाल होगा कि जब ये पता है विपक्ष को कि लोकसभा में बहुमत है मोदी सरकार के पास, तो फिर विपक्ष ये क्यों लेके आ रहा है? तो विपक्ष का ये कहना है कि मणिपुर को लेकर वो चर्चा कराना चाह रहे थे, और हालांकि सरकार जो है नियमों को लेकर कह रही थी कि नहीं, इस नियम के तहत हम करेंगे। मतलब सरकार का जो कहना था उसमें ये था कि कुछ ही घंटे का डिस्कशन होगा, और उसमें प्रधानमंत्री के बदले गृह मंत्री बयान देंगे मणिपुर के मामले को लेकर। लेकिन विपक्ष की डिमांड थी कि लंबी चर्चा हो, 1-2 दिन की चर्चा हो, और प्रधानमंत्री उस पर बयान दें बाद में। तो उसके बाद जब हंगामा हुआ और कुछ हो नहीं रहा था, तो विपक्ष ने तय कर दिया कि ऐसा करते हैं हम कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं, और इस पर चूँकि 1 या 2 दिन का डिस्कशन होगा पूरा, और मणिपुर का मुद्दा उठेगा, और अंत में प्रधानमंत्री को इसमें बोलना ही होता है। ठीक है, अब वो मणिपुर पर बोलते हैं नहीं बोलते हैं तो वक्त ही बताएगा। ठीक, तो अब देख लेते हैं कि अब तक जो तमाम अविश्वास प्रस्ताव आ चुके हैं किस सरकार में कितने। तो सबसे ज़्यादा इंदिरा गांधी की सरकार में 15, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में 3 बार पीवी नरसिंह राव को भी झेलना पड़ा था अविश्वास प्रस्ताव को, 2 बार मोरारजी देसाई, 1 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1 बार राजीव गांधी, 1 बार अटल बिहारी वाजपेयी, और 1 बार 2018 में नरेंद्र मोदी, और अभी 2023 में। तो ये टोटल हो जाता है 28 बार ये अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा चुका है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। कई बार क्वेश्चन जो अंदर से आते हैं, ठीक है, उसके टॉपिक के बारे में, तो ये सब जानना आपके लिए ज़रूरी था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। महत्वपूर्ण है कि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश नहीं है अभी। ओके, और हाँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, बता रहा हूँ, ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, उसका PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है।
MCQ नोट्स, ठीक है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और एक मेंबरशिप प्लान भी है, बहुत मामूली सी रकम है, इसके ज़रिए आपको मिलता है वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली PDF करंट अफेयर्स का। और वो कई तरीके के होते हैं, वन लाइनर होता है, MCQ होता है, MCQ नोट्स होता है, और उसमें लिंक भी होता है वीडियो का। जो भी टॉपिक देख रहे हैं आप PDF में पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको विजुअली समझना है तो क्लिक करेंगे लिंक पे और वीडियो ओपन हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ में, इस मेंबरशिप के साथ में ये मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ मिलता है आपके लिए, ठीक है। तमाम कई तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ओके। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। केंद्र सरकार ने संसद में भारत की जनसंख्या चीन से कम बताई, तो 1 जुलाई 2023 तक ये अनुमानित आंकड़ा कितना था? आंसर होगा 139 करोड़। एग्जैक्ट कहेंगे तो 1 अरब 39 करोड़ यानी 39 करोड़ 23,29,000, ये 1 जुलाई 2023 को। और न्यूज़ देख रहे हैं आप फाइनेंशियल एक्सप्रेस में। गृह राज्य मंत्री हैं देश के नित्यानंद राय, तो उन्होंने लोकसभा में 25 जुलाई को ये जवाब दिया है। मतलब एक सांसद ने सवाल पूछा था कि भारत की आबादी कितनी है, तो उसमें ये जवाब दिया कि 1 जुलाई 2023 को इतनी आबादी है, ठीक है। उनके अनुसार नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन ने अपनी रिपोर्ट में 1 जुलाई 2023 को भारत की आबादी जनसंख्या इतना होने का अनुमान लगाया है। उन्होंने ये भी कहा कि चीन की जो आबादी है वो ज़्यादा है। अपने बयान में 142 करोड़ से ज़्यादा आबादी है चीन की, और भारत की आबादी 139 करोड़, ओके। तो मतलब क्या हुआ कि अभी हम दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश नहीं बने। ये जो आंकड़ा सरकार ने पेश किया, ये संयुक्त राष्ट्र के इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स डिपार्टमेंट पॉपुलेशन डिवीज़न का जो ऑनलाइन पब्लिकेशन है, उसके आधार पर ये वाला डेटा सरकार ने जारी किया है। लेकिन ये वाला सरकार ने अपनी सरकार का डेटा जारी किया है। तो इसके अनुसार ये लगता है कि आबादी चीन की दुनिया में अभी सबसे ज़्यादा है। हालांकि यूनाइटेड नेशंस ने, और मैंने पहले भी आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशंस ने अप्रैल में ये घोषित कर दिया था कि भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। उस वक्त यानी अप्रैल 2023 में यूनाइटेड नेशंस ने कहा था कि भारत की जनसंख्या 143.8 करोड़ हो गई है, और उस समय चीन की आबादी बताई गई थी 142.5 करोड़, ठीक है। लेकिन सरकार का आप कहना है कि नहीं, हमारी जो जनसंख्या है वो इतनी है अभी, हमारे जो आंकड़े हैं उसके अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरह के आपके मन में मतलब दो सवाल उठ रहे होंगे कि यूनाइटेड नेशंस तो वो कह रहा है और सरकार ये कह रही है। यूनाइटेड नेशंस ये कह रहा है, अभी भी वर्तमान स्थिति में भी यूनाइटेड नेशंस की साइट पर जो पॉपुलेशन का डेटा है वहाँ पर जाएंगे तो उसमें यही दिखाई देगा कि भारत की जनसंख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा है। लेकिन सरकार ये कह रही है कि नहीं, हम सेकेंड पोजीशन पे हैं। तो एग्जामिनेशन में सवाल है तो आप क्या लिखेंगे, क्योंकि दोनों ही बड़ी संस्था है, सरकार है इंडिया की और दूसरी यूनाइटेड नेशंस है। तो देखिए, आपके एग्जामिनेशन में सवाल स्पेसिफिक पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशंस के अनुसार या यूनाइटेड नेशंस की फलानी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, तो उसमें भारत होगा, ठीक है। यूएन की बात हो रही है। सवाल आए कि भारत सरकार के अनुसार जो पार्लियामेंट में जवाब दिया गया है या पॉपुलेशन रजिस्ट्री के अनुसार सरकार के सबसे ज़्यादा आबादी किस देश की है, तो वो होगा चाइना, ठीक है। क्योंकि सरकार नहीं मान रही, सरकार मान रही कि नहीं, हमारा भी आबादी कम है, ठीक है। और अगर सवाल आए सीधे वेग रूप में कि किसकी जनसंख्या ज़्यादा है, तो आपको, चूँकि आप भारत में रह रहे हैं, तो भारत की सरकार का जो डेटा है उसी पर ज़्यादा विश्वास करना पड़ेगा। तो आप अगर कोई भी बात नहीं लिखी हो कि किसके अनुसार, तो फिर आपको बता देना होगा कि चीन का जो आबादी है वो सबसे ज़्यादा है, सेकेंड नंबर पर इंडिया है, ठीक है। तो मुझे लगता है कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा आपको। तो इस तरह के कंट्राडिक्शन वाले जो टॉपिक होते हैं, अलग अलग लोगों की, अलग अलग संस्थानों की अलग अलग आंकड़े होते हैं, तो उन सबको देख कर चलना पड़ता है। और हाँ, अगर आपको एग्जामिनेशन में डिटेल में लिखने को आ जाए तो आप दोनों बातों को लिखेंगे, आबादी के
रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, या व्हाट्सएप पर हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ भी आप कुछ सवाल कर सकते हैं। हमारी टीम के लोग हमसे बात करके जवाब देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन जरूर दबाना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे अपील है कि ज़रूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सकेगा। अगला क्वेश्चन, जनवरी से जून 2023 तक यानी 6 महीनों में कितने लोगों ने भारत को छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता ले ली, मतलब भारत की नागरिकता छोड़ दी? आंसर होगा 87,000 लोगों ने। ये जवाब दिया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में। एक सांसद ने आंकड़ा मांगा था तो विदेश मंत्री ने ये जवाब दिया। ठीक है, तो ये स्थिति है। और अगर हम बात करेंगे कि 2011 से अभी तक कितने लोगों ने नागरिकता छोड़ दी है, तो वो है 17.5 लाख लोगों ने। ठीक है, इतने लोगों ने नागरिकता छोड़ दी। और 2022 में 2.26 लाख लगभग थी। और ये आंकड़ा देख रहे हैं कि किस तरीके से बढ़ रहा है। तो ये अभी तक 6 महीने का डेटा है 87,000 का। ठीक है, पिछले साल 2022 में तो बहुत ही ज़्यादा था, 2.26 लाख लोगों ने नागरिकता भारत की छोड़ दी थी। और ये लोग कहाँ जा रहे हैं, किस जगह देश की नागरिकता ले रहे हैं? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, इटली, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, जर्मनी, इन सब देशों की नागरिकता ये सब ले रहे हैं। और ये जो छोड़ के जा रहे हैं ना, इससे भारत से ब्रेन ड्रेन और मनी ड्रेन भी हो रहा है। भारत के लोग जो यहाँ पर देश के विकास में योगदान दे सकते थे, और वो नागरिकता छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता ले रहे हैं। ये संपन्न लोग हैं, हाई इनकम इंडिविजुअल्स हैं, जो दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर बेहतर जीवन स्तर, बेहतर जीवन की गुणवत्ता, ज़्यादा वेतन, स्थिर राजनीतिक परिस्थिति, इन सब को ढूंढते हुए माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, हाई इनकम जो इंडिविजुअल्स हैं वही सब ज़्यादातर इनमें है जो यहाँ से भाग रहे हैं। ठीक है, और पश्चिमी देशों में ये नागरिकता जो मिलती है, चूँकि अगर आपके पास पैसे हैं तो नागरिकता आसानी से मिल जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सीआरपीएफ का 85वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? आंसर होगा 27 जुलाई को। ठीक है, और इसी दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 27 जुलाई और 1939 को, 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना हुई थी क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में। और स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद इसके नाम में बदलाव किया गया था, सीआरपीएफ कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नागालैंड की पहली महिला सांसद का नाम बताएं जिन्हें राज्यसभा की अध्यक्षता का मौका मिला है। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, ये पहली महिला नहीं है देश की जिनको राज्यसभा की अध्यक्षता मिली है। ये नागालैंड की पहली सांसद हैं जिन्हें ये मौका मिला है। ठीक है, अंतर है क्वेश्चन। आंसर का एस फांगनोन कोन्याक। ठीक है, एस फांगनोन कोन्याक इनका नाम, और फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। नागालैंड से बीजेपी की राज्यसभा सदस्य हैं। 25 जुलाई को उन्होंने संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा की अध्यक्षता की है। ओके, तो राज्यसभा में जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। जगदीप धनखड़ हैं उपराष्ट्रपति, और एक उपसभापति होते हैं जो कौन है? हरवंश नारायण सिंह है। इसके अलावा एक पैनल बना होता है कि सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में उस पैनल में से कोई भी एक व्यक्ति जो है वो अध्यक्षता कर सकता है अनुपस्थिति के दौरान। ठीक है, तो वो 8 लोगों का एक पैनल बना है, और उसमें 4 महिला सांसद भी हैं, और उनमें एस फोंगनोन कोन्याक वो भी शामिल हैं। उनके अलावा पीटी उषा, डॉक्टर फौजिया खान और सुलता देव शामिल हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, साल 2022-23 में कितने मनरेगा वर्कर के नाम हटा दिए गए, डिलीट कर दिया गया? आंसर को 5.18 लाख। ठीक है, तो मनरेगा फुल फॉर्म क्या होता है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो उसके तहत ग्रामीण इलाकों में मजदूरी दी जाती है 100 दिनों की लोगों को। तो इतने लोगों के नाम उसमें से लिस्ट में से हटा दिए गए हैं। क्यों?
क्या बात है, क्यों हटाए गए हैं? तो ये बताया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि फर्जी जॉब कार्ड हैं, डुप्लीकेट जॉब कार्ड हैं। कई जगह मजदूर अब काम करने को तैयार नहीं है। ग्राम पंचायत से अस्थायी रूप से उनका ट्रांसफ़र हो चुका है, दूसरी जगह जा चुके हैं, या फिर निधन हो चुका है, तो ऐसे लोगों को का नाम लिस्ट से हटा दिया गया है। ओके, अच्छा ये कब लागू हुआ था? मनरेगा 2006 में लागू हुआ था। ठीक है, ये कानून बना था 2005 में, लेकिन लागू हुआ था 2006 में। उद्देश्य यही है ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित बढ़ाने के लिए कदम उठाना, और इसमें एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिन वेतन रोजगार की गारंटी दी जाती है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने जुलाई 2023 में लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया? आंसर होगा रूस, रशिया। ठीक है, वहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, तो उन्होंने एक कानून पर सिग्नेचर किया है, और उसके तहत अब लिंग परिवर्तन जो सर्जिकल रूप से होता था, सर्जरी करवा कर, ऑपरेशन करके, तो वो अब नहीं हो सकेगा, और ट्रांसजेंडर मैरिज वो भी नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो ये कानून, और इससे LGBTQ जो समुदाय है उसको बड़ा झटका लगा है। LGBTQ फुल फॉर्म क्या होता है? लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वीर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा अगला, टाटा स्टील के CEO और प्रबंध निदेशक यानी CEO और MD दूसरी बार कौन बने हैं? आंसर होगा TV नरेंद्रन। ठीक है, ये रहा फोटोग्राफ इनका, TV नरेंद्रन। तो 5 साल के लिए उनको फिर से नियुक्ति दी गई है, और इससे पहले अक्टूबर 2017 में वो कंपनी के CEO और MD बने थे। टाटा स्टील, उसकी स्थापना हुई थी 1907 में, 1907 में, जमशेदपुर, झारखंड में। ओके, और संस्थापक जमशेद जी टाटा, दोराबजी टाटा, मुख्यालय मुंबई में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में पुनर्निर्मित इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया, तो इसका नाम क्या रखा गया है? आंसर होगा इसका भारत मंडपम। ठीक है, क्या नाम है? भारत मंडपम। इसको रीडेवलप किया गया, पहले से कन्वेंशन सेंटर था तो उसकी जगह इसको रीडेवलप किया गया है, और 2700 करोड़ रुपए लगे हैं इसको पुनर्निर्मित करने में, 2700 करोड़ रुपीस। ठीक है, और इसी कन्वेंशन सेंटर में 9 और 10 सितंबर को G20 की मीटिंग होने वाली है, सितंबर में होने वाली है। ठीक है, तो इसका उद्घाटन किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, काफ़ी बड़ा है ये। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, करगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 26 जुलाई को। ठीक है, 1999 में करगिल युद्ध में जो भारतीय सैनिकों ने बलिदान दिया उसको याद करने के लिए ये दिवस का आयोजन किया जाता है। 60 दिन से अधिक समय तक ये युद्ध लड़ा गया था, और अंत में भारत ने अपने सभी क्षेत्रों में करगिल के नियंत्रण हासिल कर लिया था। 26 जुलाई 1999 को ये युद्ध खत्म हुआ था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 26 जुलाई को। यह दिवस यूनेस्को के द्वारा घोषित है। ओके, मैंग्रोव वो हमारे तटों की रक्षा करते हैं समुद्र के वेग से। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ।